हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम चारवाक दर्शन कर रहे हैं उसको भी समझ पा रहे होंगे, उससे बहुत कुछ जानकारी भी आपको मिल रही होगी, आपका ज्ञान भी बढ़ रहा होगा। ज्ञानवर्धन के साथ साथ आप गुण अर्थों को भी समझ पा रहे होंगे। तो आज हम इसी के कंटिन्यूएशन में हैं। आज हम चारवाक का प्रमाण विज्ञान जानेंगे, जिसे इंग्लिश में चारवाक्स एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, चारवाक का संपूर्ण दर्शन उसके प्रमाण विज्ञान पर आधारित है। प्रमाण विज्ञान चारवाक दर्शन की दिशा निश्चित करता है। ज्ञान के साधन की व्याख्या करना प्रमाण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। चारवाक प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है, यानी जो सामने दिख रहा है केवल उस पर ही बिलीव करते थे ना। सही ज्ञान को प्रमा कहते हैं, ज्ञान के विषय को प्रमेय यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, तथा ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है ना। ठीक है, चारवाक के अनुसार प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष से संभव है। चारवाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं। इस दर्शन की मुख्य उक्ति है प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। ठीक है, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। और उसमें भी जो आपको सामने से दिख रहा है उसके बारे में बात हो रही है। चारवाक का यह विचार भारत के अन्य दार्शनिक विचारों से भिन्न है। जैन दर्शन और सांख्य दर्शन में ज्ञान का साधन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानता है। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान को प्रमाण मानता है। ये सारे दर्शन अभी आप आगे पढ़ेंगे, जिसमें सांख्य है, वैशेषिक है, न्याय दर्शन है, ये सारे दर्शन। ठीक है, आगे देखिए तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रमाण जैन और सांख्य दर्शनों के अनुसार 3, ठीक है, वैशेषिक के अनुसार 2 तथा न्याय के अनुसार 4 हैं। तो यहाँ पे प्रमाण को भी दर्शन के हिसाब से, यानी वो जो मानते थे उस हिसाब से इन्होंने वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि प्रमाण जैन और सांख्य दर्शनों के अनुसार 3 है। ठीक है, वैशेषिक के अनुसार 2 तथा न्याय दर्शन के अनुसार 4 है। चारवाक के अनुसार प्रमाण 1 है, जो प्रत्यक्ष वाला है। जो चारवाक ही एक ऐसा दार्शनिक है जो सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। अन्य दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम अनुमान को भी प्रमाण माना है। इस दृष्टिकोण से भारतीय विचारधारा में चारवाक का ज्ञान शास्त्र अनूठा है। अनूठा इसलिए कह दिया क्योंकि इन्होंने एक ही प्रमाण माना है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष के इस अर्थ को लेकर आरंभ में चारवाक आंख से देखने को ही प्रत्यक्ष कहते थे, परंतु बाद में प्रत्यक्ष के इस संकीर्ण प्रयोग को उन्होंने अनुचित समझा। इसलिए प्रत्यक्ष को वह ज्ञान कहा गया है जो इंद्रियों से प्राप्त हो। हमारे बीच, या हमारे कह सकते हैं हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी कि ये 5 जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, इनसे जो आप परसीव कर रहे हैं, इसको चारवाक दर्शन ने क्या माना? प्रत्यक्ष माना। केवल आंखों देखा नहीं, जो सूंघा, ठीक है, जो टच किया त्वचा से, है ना, समझ पा रहे होंगे आप, कान से जो सुना, ये सारी चीज़ें, जीभ से स्वाद लिया। ठीक है, वही आगे इन्होंने बताया गया, आँख से रूप का, कान से शब्द का, जीभ से स्वाद का, नाक से गंध का और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 3 बातों का रहना आवश्यक है। इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गन की बात हो रही है, पदार्थ यानी ऑब्जेक्ट, और सन्निकर्ष यानी कांटेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से होता है। यदि हमारे पास आँख नहीं हो तो रूप का ज्ञान कैसे होगा? कान के अभाव में ध्वनि का ज्ञान असंभव है। इंद्रियों के साथ साथ पदार्थ का भी रहना आवश्यक है। यदि वस्तु नहीं है तो ज्ञान किसका होगा? तो ये आप समझ गए होंगे। पदार्थ के साथ इंद्रियों के
सन्निकर्ष का भी रहना आवश्यक है। इंद्रियों और पदार्थों के संयोग को सन्निकर्ष कहते हैं, यानी ये जो कांटेक्ट की बात हो रही है। ओके, स्वाद का ज्ञान तभी संभव है जब जीव का वस्तु से संपर्क हो। त्वचा का संपर्क जब वस्तुओं से होता है तब उनके कड़ा या मुलायम होने का ज्ञान प्राप्त होता है। जब आप किसी को टच करते हैं तभी तो पता चलता है ना कि वो खुरदरा है या मुलायम है, या कुछ अन्य भी आप समझ पाते होंगे जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट या जो भी चीज़ टच में आती है उसको कहा जा रहा है। इंद्रिय और पदार्थ विद्यमान हो तभी, कह रहे हैं कि आप ये भी समझिए कि इनका जो पूरा जो दर्शन है वो यहाँ की वस्तुओं को लेकर ही है। यहाँ का पूरा जो इस संसार का जो ज्ञान है उसी के बारे में, इसी लोग की, क्योंकि ये चर्चा भी करते हैं, इसीलिए इसको इस जो पूरे दर्शन को एक तरह से मेटलिस्टिक भी कहा जाता है ना। इसीलिए आगे जानिए, कह रहे इंद्रिय और पदार्थ विद्यमान हो तभी कह रहे इंद्रिय और पदार्थ विद्यमान हो परंतु सन्निकर्ष ना हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए इंद्रियों और पदार्थों के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विवाद तथा संदेह रहित है। जो आँख के सामने है उसमें संशय कैसा, ये प्रश्न कर रहे हैं। जो ज्ञान प्रत्यक्ष से प्राप्त होते हैं उसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सुना होगा आपने। प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मानने के फलस्वरूप चार्वाक दर्शन में अन्य प्रमाणों का खंडन हुआ है। यह खंडन प्रत्यक्ष की महत्ता को बढ़ाने में सहायक है। चार्वाक के प्रमाण विज्ञान का यह ध्वंसात्मक बता रहे हैं पहलू अत्यंत ही लोकप्रिय है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार चार्वाक अनुमान और शब्द जैसे मुख्य प्रमाणों का खंडन करता है। तो देखिए क्या बता रहे हैं, अनुमान अप्रमाणिक है, इन्फ्रेंस इज नॉट रिलायबल बता रहे हैं ये। ठीक है, चार्वाक अनुमान को प्रमाण नहीं मानता है। जानने के पूर्व कि यहाँ अनुमान को कैसे अप्रमाणिक सिद्ध किया जाता है, जानना आवश्यक है अनुमान क्या है। अनुमान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। वे दो शब्द हैं अनु और मान। अनु का अर्थ पश्चात और मान का अर्थ ज्ञान होता है, अतः बाद में प्राप्त ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। अनुमान में प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। आकाश में बादल को देखकर वर्षा होने का अनुमान किया जाता है। पहाड़ पर धुआं देखकर आग होने का अनुमान किया जाता है। आकाश में बादल का रहना तथा पहाड़ पर धुएं का रहना हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, जिसके आधार पर वर्षा तथा अग्नि के अप्रत्यक्ष ज्ञान का बोध होता है। इस प्रकार के अप्रत्यक्ष ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। चार्वाक अनुमान के विरुद्ध आपत्तियां उपस्थित करता है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। प्रत्येक अनुमान व्याप्ति पर आधारित है। व्याप्ति को अनुमान का प्राण कहा गया है। उदाहरण के लिए हम न्याय के अनुमान को देख सकते हैं। यहाँ पहाड़ पर धुएं को देखकर पहाड़ पर आग का अनुमान किया गया है। इस अनुमान का आधार व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग है। दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन को व्याप्ति कहा जाता है। यहाँ धुआं और आग में व्याप्ति संबंध पाया जाता है। चार्वाक का कहना है कि अनुमान को संशय रहित तभी माना जा सकता है जब व्याप्ति वाक्य संदेह रहित हो। अनुमान की वास्तविकता व्याप्ति वाक्य की वास्तविकता पर अवलंबित है। यदि व्याप्ति वाक्य अवास्तविक हो तो अनुमान को भी निश्चय ही अवास्तविक कहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि व्याप्ति वाक्य की प्राप्ति संभव है या नहीं। क्या व्याप्ति वाक्य को प्रत्यक्ष से प्राप्त कर सकते हैं? प्रत्यक्ष से व्याप्ति वाक्य यानी जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सभी धूमवान वस्तुओं को अग्नियुक्त पाएं। कुछ स्थानों पर धुएं के साथ आग को देखकर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। प्रत्यक्ष का क्षेत्र अत्यंत ही सीमित है। भूत और भविष्य काल के धूमवान पदार्थों का हम किसी प्रकार निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि वर्तमान काल में भी सभी धूमवान पदार्थों का निरीक्षण करना संभव नहीं है। अतः प्रत्यक्ष से व्याप्ति वाक्य को प्राप्त करना असंभव है। क्या व्याप्ति वाक्य को अनुमान द्वारा स्थापित कर सकते हैं?
ये प्रश्न कर रहे हैं, व्याप्ति की सत्यता अनुमान के द्वारा असिद्ध है। यदि व्याप्ति को अनुमान से अपनाया जाए तो उसकी अनुमान सत्यता भी एक दूसरी व्याप्ति पर निर्भर होगी। ठीक है, इस प्रकार अनन्यो आश्रय है ना, दोष उत्पन्न हो जाता है क्योंकि व्याप्ति अनुमान पर निर्भर है और अनुमान व्याप्ति पर निर्भर है। क्या व्याप्ति की स्थापना शब्द से संभव है, ये भी प्रश्न कर रहे हैं। शब्द के द्वारा व्याप्ति की स्थापना नहीं की जा सकती क्योंकि शब्द की सत्यता अनुमान पर अवलंबित है। अतः शब्द के विरुद्ध वे ही दोष उत्पन्न होते हैं जो अनुमान के विरुद्ध उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि अनुमान को शब्द पर आश्रित माना जाए तो फिर प्रत्येक को अनुमान के लिए शब्द पर निर्भर करना होगा, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्र रूप से अनुमान करने की संभावना का भी अंत हो जाएगा। अतः अनुमान अप्रमाण है क्योंकि अनुमान का आधार व्याप्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द किसी से भी प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि व्याप्ति की स्थापना कार्य कारण संबंध यानी कॉजल रिलेशन से हो सकती है। ऊपर वर्णित उदाहरण में धूम और आग में कार्य कारण संबंध माना जा सकता है, परंतु चार्वाक इस विचार का खंडन करता है क्योंकि कार्य कारण संबंध भी सामान्य होने के फलस्वरूप एक व्याप्ति है। अतः यहाँ एक व्याप्ति को सिद्ध करने के लिए दूसरी व्याप्ति को अपनाया गया है जिससे पुनरावृत्ति दोष उत्पन्न होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यद्यपि सभी धूमवान पदार्थों को अग्नि युक्त देखना संभव नहीं है, फिर भी धूम सामान्य और अग्नि सामान्य का ज्ञान अवश्य हो सकता है। इस प्रकार धूम सामान्य तथा अग्नि सामान्य में नियत संबंध स्थापित हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि ये पूरा जो ज्ञान है ये पूरा एक तरह से प्रमाण देते हुए सब चीज़ें बता रहे हैं ना, तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसका फिर हम निष्कर्ष भी जान लेंगे कि ये सब जो हम बातें कर रहे हैं इसका क्या महत्व है, ये क्यों बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। चार्वाक के अनुसार यह विचार निराधार है क्योंकि वे सामान्य की सत्ता नहीं मानते। उनके अनुसार व्यक्ति की सत्ता ही सत्य है। यदि थोड़ी देर के लिए सामान्य की सत्ता मान भी ली जाए तो हमारे लिए दो सामान्यों, धूम सामान्य और अग्नि सामान्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से असंभव है क्योंकि हम उन सभी धूमवान पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते जिनमें धूम सामान्य वर्तमान है। इस प्रकार धूम सामान्य उन धूमवान पदार्थों का ही सामान्य कहा जा सकता है जिनका हमने निरीक्षण किया है। कुछ व्यक्तियों को देखकर सामान्य की कल्पना करना भारी भूल है। अनुमान की अप्रामाणिकता का दूसरा कारण यह कहा जा सकता है कि हमारे सभी अनुमान यथार्थ नहीं निकलते। ये तो आप सभी अपने अनुभव से बता सकते हैं ना। जब हम व्यावहारिक जीवन में अपने विभिन्न अनुमानों का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अनेक अनुमान गलत हो जाते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अतः निश्चित ज्ञान देना अनुमान का आवश्यक गुण नहीं कहा जा सकता। अनुमान में सत्य और असत्य दोनों की संभावना रहती है। ऐसी दशा में अनुमान को यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं कहा जा सकता है। तो आज जो हमने एपिस्टेमोलॉजी जाना यानी प्रमाण विज्ञान जो इसका है वो हमने जाना है। चार्वाक का जो दर्शन है उसमें जो प्रमाण की जो पूरी बातें बताई गई हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या है, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है और उसको प्रत्यक्ष में क्या क्या सारे आपके सेंस ऑर्गन्स को इन्होंने लिया है, यानी सेंस ऑर्गन से जो भी आप परसीव कर रहे हैं उसको उन्होंने प्रमाण माना है। ठीक है, और ये भी अनुमान को ये प्रमाण इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया है कि क्या बताया था कि जब आप अनुमान लगाते हैं तो अमुक चीज़ की होने की संभावना रहती भी है और नहीं भी रहती है, और कई बार आपके अनुमान गलत भी होते हैं, तो पूर्णतः इसे सत्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस ज्ञान को समझा होगा। ठीक है, और आज के बाद जो हम कल जब मिलेंगे तो शब्द को भी इन्होंने अप्रमाणिक माना है, उसको जानेंगे, और चार्वाक का जो तत्व विज्ञान है यानी चार्वाक मेटाफिजिक्स को भी जानेंगे। तो आज हमने क्या जाना था वो आप समझ पा रहे होंगे। बीच में जो आपको थोड़ा सा आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे अनेक उदाहरण दिए, जैसे इन्होंने बताया गया नहीं है पहाड़ पे मान लीजिए धुआं उठ रहा है तो कहीं आग लगी होगी। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ प्रमाणित की। बादल को देख करके अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होती, लेकिन कभी कभी बादल वर्षा नहीं भी करते हैं। तो इस तरह से उसमें बता रहे हैं कि यथार्थ पूर्णता नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते हैं। तो जब आप
अपने आसपास ही बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, तो चारवाक का दर्शन आपको वहाँ मिलता है। ठीक है, तो चारवाक का प्रमाण विज्ञान आज हमने जान लिया है। कल हम इनका शब्द से जो मतलब शब्द बहुत सारे होते हैं, तो उसमें भी आप जब कोई भी बात कहते हैं तो शब्द के माध्यम से ही कहते हैं। तो इनका जो शब्द भी इन्होंने अप्रामाणिक माना है, क्यों माना है ये कल जानेंगे। ठीक है, फिर इनका मेटाफिजिक्स भी करेंगे, यानी तत्व विज्ञान को भी जानेंगे। ओके, तब तक के लिए क्या करना है, आपको आनंद से रहना है और दूसरों को सुखी करना है और सुखपूर्वक अपना भी जीवन व्यतीत करना है। किसी आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो करते रहिए, अपने विचारों को भी व्यक्त करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए। अगर कुछ आपने कुछ नया पढ़ा है उसके बारे में बताइए, कुछ आपके अंदर संशय आ रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी मुझसे पूछिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।